फ्रेंड्स, आज हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में जानेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ने को मिलेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन, बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, टाइप क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या। अगर हम बात करें तो एलपीजी पॉलिसी 1991 में इंडिया में आई थी, जिसका मतलब है ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की वजह से अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में मैन और मटेरियल दोनों की मोबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। मोबिलिटी मतलब मोबाइल, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से और लिबरलाइजेशन की वजह से जितने भी मैन हैं और जितना भी मटेरियल है, यानी जितने भी गुड्स हैं, जितने भी सर्विसेज हैं, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे इजीली आने जाने लगी थी। ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है? अपनी कंट्री की इकोनॉमिक को दूसरे कंट्री के और पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ कनेक्ट करना, जोड़ना। और लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण, जिसका मतलब होता है कि आप लिबरल हो किसी चीज़ के लिए, यानी कि आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप इजीली कर सकते हो वो चीज़ें। तो यहाँ पर लिबरलाइजेशन पॉलिसी की वजह से और ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी कंट्रीज़ ने मतलब अपने लिए फ्री ट्रेड कर दिया या फिर ट्रेड में रेस्ट्रिक्शंस को कम कर दिया। लिबरल बनने का मतलब होता है कि रेस्ट्रिक्शन को कम कर दिया। तो जैसे ही रेस्ट्रिक्शंस कम हो जाता है तो आना जाना पॉसिबल हो जाता है और वहाँ पर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर सकते हो। और आज के टाइम पे देखो तो इम्पोर्टेड गुड्स का मतलब इतना नहीं है, सबके पास इम्पोर्टेड गुड्स होता है, इतनी वैल्यू नहीं कहते जैसे पुराने ज़माने में किया करते थे, है ना। क्लियर है? तो ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है, तो मैन और मटेरियल दोनों की मोबिलिटी इंक्रीज हुई है। इसके अलावा देयर इज़ हार्डली एनी कंट्री इन द वर्ल्ड विच इज़ सेल्फ सफिशिएंट। अब आपके पास कितनी भी चीज़ें हो जाएं, आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकते हैं। और पूरी दुनिया में कोई ऐसी कंट्री नहीं है, या हार्डली एक दो कंट्री आप कंसिडर कर सकते हो जो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, यानी अपने आप में पर्याप्त है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जापान का एग्जांपल लेते हैं, तो जापान की टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी है, बट स्टिल वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज इतने नहीं हैं। तो जापान को भी किसी ना किसी कंट्री पे डिपेंडेंसी हो जाती है। हर कंट्री को ज़रूरत पड़ती है कि वो गुड्स इंपोर्ट करे और अपनी कंट्री में जो एक्सेस हो रहा है उनके यूज़ के आगे या बाद में, तो उसको हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। सो हर कंट्री के लिए ये ज़रूरी हो जाता है अपनी कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट भी करना और दूसरे कंट्री से सामान को इंपोर्ट करना। नाउ व्हाट इज़ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट? तो जब भी एक्स का मतलब जो चला गया है ना, तो जो चला गया सामान, यानी कि हमारे कंट्री में, एग्जाम्पल अपनी कंट्री से समझते हैं, इंडिया में अगर कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनका प्रोडक्शन हुआ, वो प्रोडक्शन यहाँ के लोगों के यूज़ करने के बाद भी एक्स्ट्रा हो रहा है, तो उसे हम दूसरे कंट्री में सेल कर देंगे, भेज देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, और जैसे ही हम सामान को दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके बदले में क्या होता है, हमारी कंट्री में पैसे आते हैं, यानी कि इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, जब नेशनल इनकम की वीडियो में बताया था मैंने कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो होता है उसको प्लस करते हैं। क्यों प्लस करते हैं? क्योंकि फैक्टर इनकम आ रहा है हमारी कंट्री में, तो जब एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं तो यानी कि मनी इनफ्लो कर रहा है। क्लियर है? सामान बेचते हो तो मनी आपके पास आती है, तो वो इनफ्लो हो गया। तो वैसे ही एक्सपोर्ट करते हैं तो मनी का इनफ्लो होता है, फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होता है। और मनी जब इंडियन इंपोर्ट करते हैं, यानी हम कहीं से सामान खरीद रहे हैं, तो क्या होगा, हमारी कंट्री का पैसा बाहर जाएगा, तो यानी कि फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो हो जाएगा। तो जब हम इंपोर्ट करते हैं तो पैसा आउटफ्लो होता है, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो पैसा इनफ्लो होता है। बेसिक सा सेलिंग परचेजिंग वाला कॉन्सेप्ट को समझ करके ये आप कर लीजिए। नेक्स्ट है कि अब ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तो हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो हर कंट्री को किस चीज़ की ज़रूरत होगी, हर कंट्री को इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की ज़रूरत होगी। ठीक है, और ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने का ही आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है, ये दोनों ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। किस दोनों ट्रांजैक्शंस को? इनफ्लो ऑफ मनी एंड आउटफ्लो ऑफ मनी।
जो फॉरेन पैसे आ रहे हैं और फॉरेन पैसे जा रहे हैं, उन दोनों के रिकॉर्ड को ही हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर एक बेसिक सा डिफरेंस आता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफरेंस क्या है। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है ये एक नैरोअर कॉन्सेप्ट है एज कंपेयर टू बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। साथ ही साथ बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ गुड्स का आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में आप गुड्स के साथ साथ सर्विसेज का भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हो। क्लियर है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है फिर से समझते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट को अगर हमें डिफाइन करना होगा तो कैसे करेंगे, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है। जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है उन सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड जब लिखते हैं बिटवीन, किसका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, बिटवीन रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। किसी भी कंट्री के रेसिडेंट या पूरे दुनिया से जब उसका जो भी रिकॉर्ड होता है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रहा है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ये ज़रूर लिखिएगा स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट is a systematic record of all the economic transactions between resident of a country and the rest of the world in a specific period of time. Now, इसके अलावा अगर हम देखें तो जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स हैं जो बीओपी अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं वो कौन सा रूल फॉलो करते हैं, तो वो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग का रूल को फॉलो करते हैं। दैट मीन्स व्हाट, डबल एंट्री सिस्टम क्या था, दो अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा उसका, यानी डेबिट साइड क्रेडिट साइड। क्लियर है। क्रेडिट साइड क्या है, क्रेडिट साइड में व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट डेबिट, रूल है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट डेबिट। तो क्रेडिट साइड जो है रिप्रेजेंट करता है इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और डेबिट साइड रिप्रेजेंट करता है आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नाउ ट्रैक द इनफ्लो एंड आउटफ्लो। अब क्रेडिट आइटम जितने भी मनी आपका आ रहा है कंट्री में उसको क्रेडिट साइड में लिखना, और जितना भी कंट्री से जा रहा है उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। तो इस बेसिस पे अगर हम देखें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट होता है, एक होता है करेंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाया जाता है और इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। वन बाय वन हम पढ़ते हैं। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट ऐसे अकाउंट जिसमें क्या रिकॉर्ड किया जाता है, फ्लो फ्रॉम चेंजेस इन फॉरेन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके जो भी आपके अमाउंट में चेंजेस आ रहे हैं वो आपके कैपिटल अकाउंट में आते हैं। वहीं पे अगर रिकॉर्ड आपका हो रहा है ट्रेड का, इनकम का, ट्रांसफ़र पेमेंट का, ये सारे, तो वो करेंट अकाउंट कहलाते हैं। यानी कैपिटल सिर्फ वो कहलाएंगे जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में डील करेगा, और करेंट वो कहलाएगा जिसमें मनी आपकी अराइज होगी, ट्रेड करने का जो प्रॉफिट होता है, इनकम होता है, या जो ट्रांसफ़र इनकम है, वो सारी चीज़ें। ध्यान से यहाँ पे एक बार और देखते हैं हम। जैसे करेंट अकाउंट है, करेंट अकाउंट रिसीट्स, करेंट अकाउंट पेमेंट, करेंट अकाउंट में जितने भी रिसीट्स होंगे वो क्रेडिट होगा और करेंट अकाउंट में जितने भी पेमेंट होंगे वो डेबिट होगा। क्लियर है। ये तो आपका बेसिक जनरल अकाउंटिंग रूल है, वही है। ठीक है। और करेंट अकाउंट में जितने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, इसके अलावा यूनिलैटरल ट्रांसफ़र। यूनिलैटरल ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है, यूनिलैटरल यानी कि एक तरफा। ठीक है। तो हमने पैसे ट्रांसफ़र कर दिया, उसके बदले में हम कुछ सामान नहीं ले रहे हैं, तो वो यूनिलैटरल कहलाएगा। यानी कि कोई बच्चा अब्रॉड में पढ़ रहा है तो उसके पेरेंट्स ने यहाँ से पैसे भेजे, तो दैट इज़ यूनिलैटरल ट्रांजेक्शन। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर ऑफ करेंट अकाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है स्ट्रक्चर ऑफ करेंट अकाउंट का, तो एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स। अगर कोई गुड्स विजिबल है तो वो इंपोर्ट करोगे तो डेबिट साइड में, एक्सपोर्ट करोगे तो क्रेडिट साइड में। ठीक है। दूसरी चीज़ इनविजिबल यानी कि सर्विसेज, सर्विसेज तो इनविजिबल होती है ना, गुड्स थोड़े वहाँ पे मिल रहा है। ठीक है। क्रेडिट आइटम करते हैं ट्रांसफ़र रिसीट को, ट्रांसफ़र पेमेंट होगा तो करंट अकाउंट में डेबिट करेंगे हम। इनकम रिसीट का भी सेम, क्रेडिट करेंगे और इनकम पेमेंट को हम डेबिट करेंगे। क्लियर है। अब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स यानी कि विजिबल आइटम्स, तो मूवमेंट ऑफ गुड्स
बिटवीन कंट्रीज इज नोन एज विजिबल ट्रेड, ऐसे ट्रेड जिसमें मूवमेंट ऑफ गुड्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका कहलाएगा। और ये जो मूवमेंट है ये कस्टम ऑफिशियल्स के द्वारा कंफर्म किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, यानी कि इनविजिबल आइटम्स। तो इनविजिबल आइटम्स है तो इट कांट बी सीन, इनविजिबल आइटम्स को आप देख नहीं सकते हो। जैसे कोई पर्सन इंडिया में बैठ करके कहीं भी बाहर की कंट्रीज़ के लिए काम कर रहा है, जापान की कंपनी, जर्मनी की कंपनी, यूएस की कंपनी के लिए काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो वो सारा हमारा दिखाई तो दे नहीं रहा, तो इनविजिबल आइटम हो जाएगा एंड वो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज कहलाएगा। क्लियर है। इसके अलावा कुछ नॉन फैक्टर सर्विसेज होते हैं जैसे ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंश्योरेंस। ये सब कुछ भी दिखता नहीं है, ये भी इनविजिबल आइटम्स में आते हैं। इसके अलावा यूनिलैटरल ट्रांसफ़र मैंने जो बताया क्या था, इसमें आपने किसी को गिफ्ट भेज दिया, अगर मैंने यहाँ से गिफ्ट भेज दिया, कोई पर्सन यूएस में रह रहा है तो डोनेशन दे दिया किसी कंट्री में, ठीक है। रेमिटेंसेज यानी कि जो मैंने बताया ना कि आपने वहाँ पे कोई जॉब करता है और वहाँ से अपनी फैमिली को इंडिया में पैसे भेज रहा है, तो वो ये सब कुछ यूनिलैटरल ट्रांसफ़र कहलाता है। क्लियर है। अब यूनिलैटरल ट्रांसफ़र भी जो है वो दो तरीके का है, एक प्राइवेट और एक ऑफिशियल। प्राइवेट वाले में तो ऐसे हो गया कि जैसे आपने बहुत सारे इंडियंस हैं जो गल्फ़ कंट्रीज़ में जैसे दुबई, सऊदीया जा कर के काम करते हैं एंड वहाँ से अपनी फैमिली को पैसे भेजते हैं, तो वो हमारा प्राइवेट यूनिलैटरल ट्रांसफ़र हो जाएगा। और ऑफिशियल वाला क्या होगा, तो इसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं वो डेवलपिंग कंट्री को फाइनेंशियल एड एंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं ऑफिशियल यूनिलैटरल ट्रांसफ़र। क्लियर है। नाउ फैक्टर इनकम्स क्या होते हैं, तो फैक्टर इनकम्स क्या होता है आपके प्रॉफिट, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, दीज आर नोन एज फैक्टर इनकम, ठीक है। अब इसके अलावा सरप्लस होगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से समझाया है। इनफ्लो आ रहा है और डॉलर देखिए इस बॉक्स में भर रहा है, ठीक, ये करंट अकाउंट का सरप्लस है और आउटफ्लो रेड वाले से बना है। अगर करंट अकाउंट का डेफिसिट भी होगा, अगर जब पैसा नीचे रहेगा, कम रहेगा, और अगर पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो वो करंट अकाउंट का सरप्लस कहलाएगा, ठीक है। एक बार हम शॉर्ट में देख लेते हैं इसको। करंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें हैं, तीन चीज़ें। देखिए सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या है, दो, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब करंट अकाउंट में क्या क्या है, तीन चीज़ें, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज एंड ट्रांसफ़र पेमेंट। ट्रेड इन गुड्स में क्या होगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। क्लियर है सबको। ट्रेड इन सर्विसेज में क्या होगा, एक नॉन फैक्टर इनकम, एक एक नेट इनकम और एक नेट नॉन फैक्टर इनकम। तो जो नेट फैक्टर इनकम है उसमें आपके जो भी एम्प्लॉयज़ को सैलरी दिया जा रहा है, कंपनसेशन हो रहा है, वो आ जाएगा। क्योंकि सॉफ्टवेयर में अगर कोई जॉब कर रहा है बाहर की कंट्री के लिए तो उनको क्या मिलता है, कंपनसेशन दिया जा रहा है, तो वो नेट फैक्टर इनकम में आ जाएगा। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट इनकम भी आपका यहीं आ जाएगा। नॉन फैक्टर इनकम में क्या होगा, तो जैसे टूरिज़्म हुआ, इंश्योरेंस हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर आता है ट्रांसफ़र पेमेंट। ट्रांसफ़र पेमेंट का मतलब मैंने बताया अभी कि यूनिलैटरल। अब ये भी दो होता है, कैसे, एक प्राइवेट यानी कि आपके फैमिली मेम्बर कोई बाहर जा कर के आपको पैसे भेज रहे हैं कंट्री में, तो वो यूनिलैटरल हो जाएगा प्राइवेट। और कोई डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री को पैसे दे रही है तो वो कहलाएगा गवर्नमेंट का। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन। नाउ कैपिटल अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट भी बीओपी को रिकॉर्ड करता है, ठीक है, बट एसेट्स और लाइबिलिटी के स्टेटस को ही सिर्फ रिकॉर्ड करता है। और इसके एग्जांपल्स क्या क्या आ जाएंगे, तो जितने भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, एक्सटर्नल बोरोइंग्स होती हैं, एक्सटर्नल असिस्टेंस यानी कि एक्सटर्नल हेल्प, ये सब कुछ हमारे कैपिटल अकाउंट में होता है। बहुत ही आसान है, याद कर लीजिए। एफडीआई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ बीओपी के कैपिटल अकाउंट में आते हैं, ठीक है। नाउ एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स क्या क्या है, तो देखो यहाँ पर ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू बोरोइंग, ठीक है, मतलब पॉजिटिव साइड में आता है जितने भी आपने बोरो किया, और जितने भी आपने लेंड किया यानी कि दिया है उधार, तो वो आपके नेगेटिव साइड में आते हैं एक्सटर्नल बोरोइंग्स में, ठीक है। अब पोर्टफोलियो, हाँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये 2 नंबर का क्वेश्चंस भी आता है आपके बीकॉम, एमकॉम, एमबीए एंड इवन 12th क्लास में भी आता है।
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एन इंडियन बाइज अ यूके कार कंपनी इट इंटर्स इन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन एज अ डेब्ट आइटम। एक भारतीय ने कोई बाहर की कंपनी, कार कंपनी को परचेज कर लिया है, तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है। या कोई बाहर की कंपनी या कंट्रीज आकर के इंडिया में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है, तो वो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। क्लियर है? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एक्विजिशन ऑफ एसेट दैट डज नॉट गिव द परचेजर कंट्रोल ओवर द एसेट्स। आपने एक्वायर तो कर लिया है, लेकिन पूरा कंट्रोल आपका नहीं है उसके ऊपर, उसे कहेंगे हम। जैसे परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी और बॉन्ड इशूड बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट। आपने किसी दूसरे कंट्री के कंपनी का फॉरेन एक्सचेंज यानी कि शेयर्स खरीद लिया, लेकिन शेयर खरीदने का ये मतलब नहीं है कि आपका कंट्रोल वहाँ पे हो जाएगा, तो दैट इज़ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। देखिए, देयर इज़ अ सिंपल डिफरेंस बिटवीन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आप कंट्रोल भी कर लेते हो, यानी कि जैसे ही आपने एसेट्स को खरीदा, आपका कंट्रोल हो गया पूरा, ठीक है। वहीं पे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आप एसेट्स को एक्वायर करते हो, लेकिन आपको कोई भी अधिकार नहीं मिल पाता कि आप मतलब उस चीज़ को आप अपना बना सको, नहीं, उसमें आपको राइट नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसमें परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ फॉरेन कंट्री हो जाएगा। क्लियर है? नाउ करेंट और कैपिटल के बीच में डिफरेंसेस है, तो यहाँ पर बस ये जान जाएंगे कि क्या क्या करना है। तो कैपिटल अकाउंट में मैंने क्या बताया? एफडीआई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड एक्सटर्नल बोरोइंग एंड एक्सटर्नल असिस्टेंस। और जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं कैपिटल अकाउंट के, वो स्टॉक इन नेचर होते हैं और सिर्फ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को ही रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि करंट अकाउंट में कंट्री की इनकम को रिकॉर्ड किया जाता है और ये फ्लो नेचर का होता है, स्टॉक नेचर का नहीं होता। स्टॉक यानी कि रुका हुआ, तो कैपिटल स्टॉक नेचर का होता है एंड करंट फ्लो नेचर का होता है। और इसमें गुड्स का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, सर्विसेज का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, इनकम रिसीट और इनकम पेमेंट, ये सारी चीज़ें आती हैं। नाउ ये क्वेश्चंस हैं कुछ, और एरर्स एंड ओमिशंस क्या है? तो एरर्स भी आ ही जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डायग्राम से दिया हुआ है, कितना अच्छा है। ये देखिए लिखा है आई एम अ बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो बड़ा है, पापा है, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, एंड जो बच्चा है, आई एम अ बैलेंस ऑफ ट्रेड। यानी यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो छोटा कॉन्सेप्ट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बड़ा कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? तो और बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है? मैंने बताया, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है सिर्फ विजिबल आइटम्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को कंसीडर करना, जबकि वहीं पे बैलेंस ऑफ पेमेंट में मैंने बताया विजिबल के साथ साथ नॉन विजिबल आइटम्स को भी हम इंक्लूड करते हैं। क्लियर है? तो ये जब भी BOP और BOT आएगा, आप ये डायग्राम दिमाग में बैठा लेना कि जो पापा है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, क्योंकि उसमें विजिबल और इनविजिबल दोनों आने वाले हैं, जबकि वहीं पे बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ विजिबल आने वाले हैं। ठीक है। अब डेफिसिट इन द BOP क्या होता है? डेफिसिट कब कब होगा? कमी कब होती है? जब आपका इनकम कम होता है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है। तो यानी कि आप एक्सपोर्ट कम करोगे तो पैसे भी कम आएंगे ना, और इम्पोर्ट ज़्यादा करोगे तो पैसे ज़्यादा जाएंगे बाहर। तो जब आप बेचोगे, मतलब एक्सपोर्ट जो है आपका कम हो रहा है और इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डेफिसिट हो जाएगा, यानी कि कमी आ जाएगी। क्लियर है? 3 तरीके का बैलेंस ऑफ पेमेंट को बताया गया है यहाँ पे। बैलेंस्ड यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों की वैल्यू बराबर रहेगी। सरप्लस BOP यानी कि एक्सपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, इंपोर्ट कम रहेगा। और डेफिसिट BOP यानी कि एक्सपोर्ट कम रहेगा और इंपोर्ट ज़्यादा रहेगा। डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है? देखिए, 2 पोजीशन होती है BOP की, एक इक्विलिब्रियम यानी कि बैलेंस्ड BOP और दूसरा डिसइक्विलिब्रियम यानी कि डिस मतलब ऑपोजिट हो गया इक्वल का। तो जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस या डेफिसिट दोनों में से कोई भी होगा तो वो डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट कहा जाएगा। ये ज़रूर याद रखिएगा कि डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। जब भी सरप्लस या डेफिसिट BOP होता है तो उसको हम बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम। क्लियर है? नाउ
रैपिड फायर राउंड है और यहाँ पर ये क्वेश्चंस गिवन है, आप